के दाम चढ़ते हैं तो शेयर प्राइसेस गिरने लगते हैं, शेयर चढ़ते हैं तो गोल्ड के दाम गिरते हैं। अगर ब्याज बढ़ने की खबरों पर अपना पैसा बैंक में डाल दे तो बढ़ती महंगाई उसका रिटर्न खा जाएगी। प्रॉपर्टी में निवेश कर ले तो लंबे समय तक पैसा फंसा रहेगा। जोखिम तो हर जगह है। आज हमने एक्सपर्ट से इसी गुत्थी को सुलझाने को कहा और जानना चाहा कि इन्वेस्टमेंट रिस्क कितनी तरह के होते हैं और इनसे किस तरह बचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर में जोखिम, रिस्क किसे कहते हैं? तो रिस्क कहते हैं हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से और हमें क्या मिलता है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है रिस्क। मतलब अगर हम मानते हो कि जैसे फिक्स डिपॉजिट्स होती है उनमें रिस्क नहीं होती, क्यों? क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं वहां 6% का रिटर्न मिलेगा और साल के एंड में 6% का रिटर्न अगर हमें मिल जाता है तो वहां कोई रिस्क नहीं रही। लेकिन इक्विटी मार्केट में हम कहते हैं ये रिस्क की है, क्योंकि हम जो भी रिटर्न यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं, रिटर्न उससे या तो बढ़ करके आता है या घट करके आता है। और जब भी रिटर्न हमारा वेरी होता है हमारे एक्सपेक्टेशन से, तो वो रिस्क कहलाती है। कुल 9 तरह की रिस्क है जो मार्केट के अंदर में होती है जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। सबसे पहली रिस्क कहलाती है इन्फ्लेशन रिस्क। क्या होता है इन्फ्लेशन रिस्क? आज मेरे दादाजी के पास में आज से 70 साल पहले 10 लाख रुपए थे और उस समय पे वो उससे 1 एकड़ जमीन खरीद सकते थे। आज वही 10 लाख रुपए यदि मुझे मिले तो मैं उससे वो 1 एकड़ जमीन नहीं खरीद सकता। रुपए 10 लाख के 10 लाख है, पर उसके परचेजिंग पावर के अंदर डिफरेंस आ गया। अब वो रुपया पहले जितना परचेज नहीं कर सकता। तो ऐसा रुपए का परचेजिंग पावर कम कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो जो सबसे पहली रिस्क है वो है इन्फ्लेशन। इसका मतलब समय के साथ साथ पैसों की कीमत घटती जाती है, इसलिए हमें ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। तो आप इस रिस्क को कैसे हैंडल करें? तो इस रिस्क को हैंडल करने के लिए हमें कुछ ऐसी जगहों पे पैसे निवेश करने चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट करते हो या इन्फ्लेशन के साथ चलते हो। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड के प्राइस भी बढ़ते हैं, तो हमारा परचेजिंग पावर इंटेक्ट रह गया। प्रॉपर्टीज में पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, स्टॉक मार्केट में इंडेक्स में पैसा निवेश किया। इंडेक्स क्या है? इंडिया के टॉप 50 टॉप 30 स्टॉक्स का एवरेज। तो अपने आप ही यदि मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आता है तो सब चीजों के भाव बढ़ते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि शेयर्स के भाव भी बढ़ते हैं। शेयर्स के भाव बढ़ते हैं तो कंपनीज की वैल्यू बढ़ती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ने से इंडेक्स भी अपने आप बढ़ जाता है। कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट कर दिया या फिर बैलेंस फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट करने से हम इन्फ्लेशन रिस्क से बीट कर सकते हैं। उससे अगला रिस्क कहलाता है बिजनेस रिस्क। क्या होता है बिजनेस रिस्क? बिजनेस रिस्क को हम ऑपरेटिंग रिस्क भी कहते हैं। इसका मतलब एक नॉर्मल बिजनेस को चलाने के लिए हमें जो जो रिस्क का सामना करना पड़ता है उसे कहा जाता है बिजनेस रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल का प्राइस, उसमें कुछ भी चेंज हुआ, हमारे बिजनेस को डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज इफेक्ट आ गया, दैट मीन्स हमने वहां पर ऑपरेटिंग रिस्क रखा था। एम्प्लॉइज की कॉस्ट बढ़ गई, कोई मार्केट के अंदर में हमारे कॉम्पिटिटर आ गए, तो उसके कारण हमारे बिजनेस जो पहले एकदम अच्छा स्मूथ चल रहा था, अचानक उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में चेंजेस आ गए। दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग रिस्क। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये ऑपरेटिंग रिस्क या बिजनेस रिस्क को कैसे कम किया जाए? तो इन्वेस्टमेंट की लैंग्वेज में आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। सारा का सारा स्टॉक एक ही सेक्टर में यदि हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो यदि उस सेक्टर को कोई भी तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट होता है तो हमारे पूरे पोर्टफोलियो को इंपैक्ट होगा। लेकिन यदि मैंने अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर दिया, फॉर एग्जाम्पल कुछ मैंने बैंकिंग स्टॉक खरीद लिए, कुछ मैंने आईटी स्टॉक्स खरीद लिए, कुछ मैंने फार्मा स्टॉक्स खरीद लिए, तो मेरी रिस्क डाइवर्सिफाई हो गई। तो अब मेरे को एक स्पेसिफिक बिजनेस कम्युनिटी के कारण रिस्क नहीं आएगा। वापस यदि इसी का ही अगला सॉल्यूशन समझें, तो यदि हमने इंडेक्स में पैसे निवेश किए हो तो हमारा पैसा अपने आप ही डाइवर्सिफाई हो जाता है। निफ्टी इंडेक्स में कुल 13 तरीके के सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं, तो अपने आप ही जब हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है तो हमारा पैसा 13 सेक्टर में इन्वेस्ट हो गया, तो हमें किसी एक स्पेसिफिक बिजनेस की रिस्क नहीं रही। तीसरी रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क। क्या होता है डिफॉल्ट रिस्क इन्वेस्टमेंट की लैंग्वेज में? डिफॉल्ट रिस्क मतलब मैंने किसी को पैसे इन्वेस्ट किए, वहां पर मैंने उसे उधार दिए और उन्होंने मुझे वो वापस पैसा चुकाने से ही मना कर दिया,
तो मेरे पूरी की पूरी इंटरेस्ट की रिस्क तो आई, साथ में मेरी प्रिंसिपल भी लॉस में चली गई। तो दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट रिस्क। तो अब मुझे डिफॉल्ट रिस्क नहीं लेना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? तो ऑब्वियस है, आपको आपका पैसा ऐसी एसेट क्लास में लगाना चाहिए जहां पे आपको वापस पैसा आने की प्रोबेबिलिटी एकदम हाई हो। तो आप अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाले बॉन्ड्स खरीदिए, आप अच्छे बैंक्स के अंदर में अपनी एफडी कीजिए, ताकि आपको आपके पैसे को वापस मिलने में कभी कोई रिस्क ना रहे। दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट रिस्क, और उसे इस तरीके से खत्म किया जा सकता है। डिफॉल्ट रिस्क के बाद में अगली रिस्क कहलाती है लिक्विडिटी रिस्क। बहुत ही मजेदार पॉइंट है, बहुत अच्छे से समझने जैसा है। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि मेरे पास मेरी संपत्ति होने के बावजूद भी जरूरत पड़ने पे मुझे पैसा नहीं मिलता, पैसा लिक्विड नहीं है। कहां पे आती है खास तौर से लिक्विडिटी रिस्क इन्वेस्टमेंट की लैंग्वेज में? तो इन्वेस्टमेंट में खास तौर से लिक्विडिटी रिस्क आती है प्रॉपर्टीज में। हमने पूरा का पूरा पैसा रियल एस्टेट में लगा दिया, और अभी कोई भी कारण से रियल एस्टेट के अंदर में ट्रेड नहीं हो रहे हो, और मुझे अभी मेरा पैसा चाहिए, तो मुझे मेरा पैसा मिल नहीं पाएगा। और यदि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में सेल करूंगा तो पता चलेगा मुझे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 60 लाख में बेचने को आ रही है। तो दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क, जहां पे आपका पैसा आपके होने के बावजूद भी जब जरूरत होती है तो आपके पास नहीं होता है, वो आपके काम नहीं आता है। क्वेश्चन आएगा तो भाई इस लिक्विडिटी रिस्क से हम कैसे बाहर निकलें? तो आप ऐसी जगहों पे अपने पैसे को निवेश कीजिए जहां पे आप जब चाहें तब अपने पैसे को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिस्टेड सिक्योरिटीज में, शेयर्स में, या फिर आपने कुछ इस तरीके के बॉन्ड्स वाले म्यूचुअल फंड खरीदे जिसमें आपको डेट में पैसा भी निवेश हुआ लेकिन वो लॉक इन नहीं है, तो जब भी आप चाहें तो अपने पैसे को वापस ले सकते हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इलिक्विड एसेट्स में नहीं होना चाहिए, ये हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो कुछ पैसा ऐसी जगहों पे आप रखते भी हो कि आपने उसकी प्रॉपर्टी खरीदी, आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है, दैट इज गुड। लेकिन कुछ पोर्शन ऐसा भी होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पे इमीडिएटली उसे कैश किया जा सके। तो इस तरह से आप लिक्विडिटी रिस्क से बाहर निकल पाएंगे। अगली रिस्क कहलाती है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि आज के समय में मान लीजिए बाजार में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7% का, और मैं 7% में चाहूं आरबीआई बॉन्ड खरीद सकता हूं, मेरा 5 साल 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन मैंने 7 साल का इन्वेस्टमेंट करने की जगह एक एफडी को चूज किया जहां पे 1 साल के लिए मुझे 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, काम हो गया। पर 1 साल बाद मेरा एफडी का पैसा रिडीम हो जाएगा, मुझे वापस मिलेगा। मानो मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था 7% पे, तो 1 साल के बाद मुझे 1,07,000 रुपए मिल गए। लेकिन जब मुझे 1,07,000 रुपए मिले, तब अब नई एफडी की रेट 5% चलना शुरू हो गई, जैसा कि पिछले 2-3 साल के सिनेरियो में ऐसा हुआ। तो अब मेरा जो नया इन्वेस्टमेंट जो मैं री इन्वेस्ट करूंगा उस 1,07,000 को, वो मेरा 5% में ही हो रहा है। यदि मैंने शुरुआत में ही 1 साल पहले 7% में ही 5 साल के लिए सौदा रख दिया होता, तो मुझे उसी फंड के ऊपर 7% का ब्याज मिलता। पर अब वो मुझे 1 साल के बाद नए इन्वेस्टमेंट में 5% का ब्याज मिल रहा है। इसका मतलब मेरा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए जब भी री इन्वेस्ट करने को आता है, उस समय पे यदि मुझे सही डील नहीं मिले तो भी मेरे रिटर्न्स को रिस्क में कन्वर्ट हो जाना होता है। तो इसका मतलब री इन्वेस्टमेंट रिस्क को यदि मुझे कम करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे पहले से ही ये नक्की कर लेना चाहिए कि मेरे पास में जितना पैसा है उसमें से कितना प्रतिशत पैसा मैं 5 साल के लिए मुझे नहीं चाहिए, कितना प्रतिशत पैसा मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूं, और कितना प्रतिशत पैसा मुझे 2 साल के बाद वापस चाहिएगा। तो अकॉर्डिंगली मुझे अपने इन्वेस्टमेंट प्लान चूज करने चाहिए, ताकि बीच में मुझे री इन्वेस्टमेंट करते समय पे रेट चेंज होने का रिस्क ना रहे। उसके बाद अगला रिस्क इन्वेस्टमेंट में कहलाता है एक्सचेंज रेट रिस्क। एक्सचेंज की रेट चेंज होने के कारण भी हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में रिस्क आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूं, अभी मैंने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किए। जब मैंने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किए और मैंने $1,00,000 का माल एक्सपोर्ट किया, और इस समय पे डॉलर का भाव 75 रुपया चल रहा था, तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे थोड़े समय बाद 75 लाख रुपए मिलेंगे।
क्योंकि मैंने $1,00,000 का माल एक्सपोर्ट किया है और डॉलर का भाव अभी 75 रुपीज पर डॉलर चल रहा है, तो जब भी मुझे $1,00,000 मिलेंगे तो इनडायरेक्टली मुझे 75 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन 2 महीने बाद जब मुझे पेमेंट मिलता है, उस समय पे यदि डॉलर का भाव 75 की जगह 72 हो जाए, तो 75 लाख की जगह मुझे अब 72 लाख ही मिलेंगे। 3 लाख रुपए का रिस्क आ गया। तो एक्सचेंज रेट रिस्क को कम कैसे किया जाए? बहुत ही सिंपल पॉइंट है। एनएसई, बीएसई ऐसे अलग अलग एक्सचेंजेस में अब आप अपने करेंसी को भी हेज कर सकते हैं। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो आप अपने इंपोर्ट वाले जो पेमेंट है जो आपको करने हैं या एक्सपोर्ट में जो आपको मिलने वाले हैं, उन्हें आप ऑप्शंस या फ्यूचर्स के थ्रू हेजिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक्सचेंज रेट रिस्क को कम कर सकते हैं। उसके बाद में अगला रिस्क आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब क्या होता है? मार्केट में इंटरेस्ट रेट के चेंज होने के कारण आपके बॉन्ड्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। मान लीजिए मैंने कोई लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीदे हुए हैं, यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उन बॉन्ड की प्राइस टूट जाती है, और यदि इंटरेस्ट रेट घटता है तो उनके बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाती है। तो बॉन्ड्स की प्राइस के अंदर जो फ्लक्चुएशन आता है वो किस कारण से आता है? इंटरेस्ट रेट के बदलने के कारण। तो इससे रिस्क क्या हुई कि यदि बीच में मेरे बॉन्ड्स की वैल्यू टूट गई तो मैं ब्याज तो कमा रहा हूं लेकिन कैपिटल ही मेरी लॉस हो रही है। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? यदि आप इंटरेस्ट रेट रिस्क को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इस तरह से अलग अलग बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि आप इंटरेस्ट भी कमा सकें और आपका पूरा एक्सपोजर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में नहीं होने के कारण इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से आपको कैपिटल रिस्क नहीं आएगा। उसके बाद अगली रिस्क कहलाती है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? मार्केट रिस्क मतलब आज अगर आप मार्केट में जो बिजनेस कर रहे हैं तो मार्केट में आने वाले फ्लक्चुएशन के कारण जो आपको रिस्क खड़ा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, कोरोना के टाइम पे शेयर बाजार टूटा। शेयर बाजार के टूटते ही आपके सारे इन्वेस्टमेंट जो इक्विटी में किए हुए थे उनकी मार्केट प्राइस टूट गई, और उनकी मार्केट प्राइस टूटते ही आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू टूट गया। तो ऐसी रिस्क से क्या बचा जा सकता है? आंसर है एकदम बचा जा सकता है। किस तरह से बचा जा सकता है? तो मार्केट के अंदर में पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप अपना छोटा सा प्रीमियम पे करके मार्केट में होने वाले बड़े फ्लक्चुएशन से अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। सो पुट ऑप्शन आपको डाउन साइड का प्रोटेक्शन देता है। तो आप अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू ढूंढें, उसके हिसाब से इंडेक्स का पुट ऑप्शन या फिर उसी स्टॉक का पुट ऑप्शन खरीद के आप अपने पोर्टफोलियो के मार्केट रिस्क को कम कर सकते हैं। उसके बाद आती है फाइनली सबसे लास्ट, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब वो रिस्क जो पूरे सिस्टम में होती है, जिसके कारण सभी लोगों को इंपैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना आया, कोरोना आने के कारण लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन होने से सभी इंडस्ट्रीज का काम बंद हो गया। ये सिस्टमेटिक रिस्क थी। 2008 के अंदर में सबप्राइम इश्यू आया, उसके कारण मार्केट में सभी जगह पे लिक्विडिटी क्रंच हुआ। ये सिस्टमेटिक रिस्क थी। इसमें मेरे को और मेरे कॉम्पिटिटर्स को सभी को एक साथ नुकसान होता है। और अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होती है? वो रिस्क जो डाइवर्सिफाई की जा सकती है, जिसे अवॉइड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने अकाउंट्स पर ध्यान नहीं रखा जिसके कारण मुझे लॉसेस हुए, अनसिस्टमेटिक रिस्क था। यदि मैं उस पर अच्छे से कंट्रोल रखता तो इस रिस्क को मैं अवॉइड कर सकता था। तो दोनों रिस्क के अंदर में हमने खास तौर से डिफरेंस देखा कि सिस्टमेटिक रिस्क पूरे सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट होती है और अनसिस्टमेटिक रिस्क आपके स्टेप्स, आपके ध्यान नहीं रखने के कारण खड़ी होती है। क्वेश्चन आता है, क्या हम सिस्टमेटिक रिस्क को भी कवर कर सकते हैं? आंसर है यस। यदि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखते हैं, तो आपने अलग अलग बिजनेसेस के अंदर काम किया, तो कोरोना के कारण कुछ बिजनेस ठप हुए तो कुछ बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रमोशन मिला, ऑनलाइन बिजनेस खूब बढ़े। तो अगर आज हमारा पोर्टफोलियो ऑफलाइन बिजनेस साथ ही साथ ऑनलाइन बिजनेस वाली कंपनीज में होता, तो ऑफलाइन बिजनेस में लॉसेस हुए तो ऑनलाइन बिजनेस में कमाई भी हो जाती। तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें।
पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का अच्छा तरीका क्या है? तो हमने ऑलरेडी समझा कि इंडेक्स को सिलेक्ट करके आप अपने आप ही अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई हुए पोर्टफोलियो में भी रिस्क आता है, उससे कैसे बचें? तो उसके लिए भी हम अच्छे से समझ चुके हैं कि मार्केट के अंदर में पुट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, वो प्रीमियम पे करके बीच में आने वाली मंदी को भी हम बचा सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने समझा कि मार्केट में कौन से तरह की इन्वेस्टमेंट रिस्क आती हैं और ये इन्वेस्टमेंट रिस्क से हम किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं।